Hey guys, I hope you all are doing well. आज 21वीं शताब्दी में भारत जहाँ भी है बहुत संघर्ष के बाद है। पहला संघर्ष देश की गुलामी थी और दूसरा संघर्ष था कि देश के पास कोई तकनीक ही नहीं थी। जैसे तैसे करके हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन भारत को आगे बढ़ने के लिए दुनिया के अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए आर्थिक स्तर पर मजबूत होना बहुत अनिवार्य था। और संघर्ष के इस समय में भारत में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने अपने कंधों पर खड़ा करके भारत को तकनीकी स्तर पर विश्व के समृद्ध देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम की, जिन्होंने भारत को मिसाइल, सैटेलाइट और न्यूक्लियर वेपन दिया और भारत को न्यूक्लियर नेशन बना दिया। और यह एक बड़े गर्व की बात है। तो फ्रेंड्स, आज जानते हैं उस महान व्यक्तित्व के गौरवशाली जीवन के बारे में। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल अब्दीन एक मस्जिद में इमाम थे और एक कश्ती के मालिक थे। उनकी माता अशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता के पास जो नौका थी उससे वो लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से रामेश्वरम ले जाया करते थे। कलाम के 3 बड़े भाई तथा एक बहन थी। वो अपने भाइयों से बहुत जुड़े हुए थे और अपनी पूरी जिंदगी वो उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते रहे। कलाम अपनी सरल जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी टीवी तक नहीं खरीदा। बचपन में उन्होंने अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद की। धर्म और आध्यात्मिकता उनके लिए बहुत मायने रखती थी। उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था ट्रांसेंडेंस। कलाम के बचपन में उनके अंक बहुत ही साधारण आते थे, परंतु उनके शिक्षकों के द्वारा उन्हें हमेशा एक गजब और मेहनती छात्र बोला जाता था और उनमें पढ़ने की चाहत थी। वो हमेशा गणित पर घंटों काम किया करते थे। स्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में फिजिक्स से ग्रेजुएट हुए। 1955 में मद्रास चले गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने की। जब वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उनके कॉलेज के अध्यक्ष ने उनकी प्रगति देखी तो वो उससे ज़रा भी प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कलाम को बुलाकर कहा कि यदि तुमने 3 दिन के अंदर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, किंतु वे एक पोजीशन से रह गए। वो 9वें स्थान पर थे और केवल 8 जगह ही खाली थी। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ गए और वहाँ उन्होंने एक साइंटिस्ट की तरह काम किया। उन्होंने अपना करियर एक छोटे होवरक्राफ्ट डिजाइन से शुरू किया। कलाम इनकॉस्पार्क कमेटी में भी शामिल थे, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। विक्रम साराभाई एक बहुत ही जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। 1969 में कलाम को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर हो गया उनका। इसरो में वो इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में रखा। कलाम ने फिर एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 1969 में भारत सरकार ने उनके इस प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी और कहा कि उनकी इस प्रोजेक्ट पर एक टीम भी बनाई जाएगी। 1963 में वो नासा रिसर्च सेंटर में भी गए। राजा रामन्ना ने कलाम को बुलाया भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा देखने के लिए। कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलियंट पर भी काम किया और इन प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई।
यूनियन कैबिनेट ने कलाम के प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको गुप्त रूप से धन दिया ताकि उनके एरोस्पेस के प्रोजेक्ट पूरे हो सकें। उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारत सरकार ने काफ़ी सारे मिसाइल प्रोग्राम्स में भागीदार रहने की वजह से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में कलाम का बहुत बड़ा योगदान था। इन दोनों मिसाइल्स की बहुत आलोचना भी हुई क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत समय और पैसा भी लगा और उनका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया था। 1992 से लेकर 1999 तक वो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र रहे और इस दौरान उन्होंने पोखरण 2 न्यूक्लियर परीक्षण भी किया। इस परीक्षण ने मीडिया में कलाम का नाम बहुत ऊंचा कर दिया था। 10 जून 2002 को एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कलाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इस तरह कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और डॉक्टर कलाम को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी दिया गया। भारत रत्न के साथ साथ उनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। जब तक कलाम प्रेसिडेंट बने रहे तब तक वो लोगों के प्रेसिडेंट के नाम से मशहूर रहे। अपना राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने शिलोंग, इंदौर और अहमदाबाद के IIM के विजिटर प्रोफेसर भी रहे। इसके अलावा भी कलाम ने कई इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए और 1912 में भारत के जवान लोगों के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। ये प्रोग्राम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए था। कलाम ने कई सारी बुक्स भी लिखी जैसे इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और ये सारी बुक्स काफ़ी पॉपुलर हुई। 27 जुलाई 2015 में कलाम शिलोंग चले गए जहाँ पर उन्हें क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लेनेट अर्थ पर लेक्चर देना था। ये लेक्चर उनको IIM शिलोंग में देना था, परंतु जब वो सीढ़ी चढ़ रहे थे तब उन्हें कुछ बेचैनी सी महसूस हुई और ऑडिटोरियम में जाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया और 6:35 पर लेक्चर शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे और वो गिर गए और उनको फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया और कलाम 7:35 पर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कलाम साहब के कहे हुए कुछ मूल्यवान वाक्य हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे, जिनमें से कुछ हैं। उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। कलाम ने कहा था कि कभी भी अपने आप को हारा हुआ मत मानना, हमें सदा कहना चाहिए कि मुझे जीत अवश्य प्राप्त होगी। कलाम ने कहा कि देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिलता है। तो इस प्रकार कलाम का जीवन हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा और यह महान व्यक्तित्व सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगा। धन्यवाद।